नमस्कार। आपका स्वागत है इस नए लेसन में। आज हमारा टॉपिक है रेस्पिरेशन यानी श्वसन। रेस्पिरेशन शुरू करने के पहले हम लोग थोड़ा अपने पुराने टॉपिक को रिकॉल करते हैं, जिसका नाम है न्यूट्रिशन यानी पोषण। इस चैप्टर में हमने मानव में होने वाले पोषण की प्रक्रिया के बारे में भी जाना था। मानव में पोषण की प्रक्रिया मुख से शुरुआत होती है, यानी हम भोजन को मुख के द्वारा डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र में लेते हैं। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का एंजाइम्स, हम लोग को पता है बहुत सारा एंजाइम्स होता है जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन अथवा फैट को पचाने का काम करती हैं। हम अपने भोजन को मुख के द्वारा शरीर के अंदर लेते हैं और हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम इस कॉम्प्लेक्स यानी जटिल भोजन को विभिन्न एंजाइमों की मदद से सिंपल सॉल्युबल फॉर्म यानी सरल घुलनशील रूप में परिवर्तित कर देती है। जैसे कार्बोहाइड्रेट को वह सिंपल सॉल्युबल फॉर्म ग्लूकोज में परिवर्तित कर देती हैं, प्रोटीन को वह एमाइनो एसिड में परिवर्तित कर देती हैं और फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में परिवर्तित कर देती हैं। ये ग्लूकोज, एमाइनो एसिड और फैटी एसिड और ग्लिसरॉल ये क्या होता है? मोनोमर्स होता है, यानी इसका यूनिट होता है ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का। ये कंप्लीट डाइजेशन हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाता है, यानी छोटी आंत में हो जाता है। छोटी आंत में कंप्लीट डाइजेशन होने के बाद इन मोनोमर्स का यानी ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल का एब्जॉर्प्शन लाखों की संख्या में उपस्थित छोटी छोटी इकाई यानी अंगुली जैसी छोटी छोटी रचनाएं, जिसे हम लोग भिलाई कहते हैं, दीर्घरोम अथवा रसांकुर कहते हैं, यह क्या करती हैं? इस मोनोमर्स को, इस सिंपल सॉल्युबल फॉर्म को एब्जॉर्ब कर लेती हैं और रक्त में डाल देती हैं, रक्त और लिम्फ में। यानी हमारा ग्लूकोज और अमाइनो एसिड रक्त के माध्यम से यानी ब्लड के माध्यम से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी पूरे शरीर में, और हमारा फैटी एसिड और ग्लिसरॉल लिम्फ के माध्यम से पूरे शरीर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। एक उदाहरण लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट का उदाहरण लेते हैं। हम कार्बोहाइड्रेट का एक स्रोत लेते हैं। क्या स्रोत हो सकता है? जैसे हम लोग ब्रेड खाते हैं अथवा चावल खा लिए, आलू खा लिए, तो मैं कार्बोहाइड्रेट का स्रोत हमने क्या कहा? पोटैटो हो सकता है। पोटैटो, इसमें क्या होता है? इसमें कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट जब इस फूड कॉम्प्लेक्स फॉर्म को हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम में लेते हैं, तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का एंजाइम्स क्या कर देता है? कार्बोहाइड्रेट को मोनोमर्स में तोड़ देती है। मोनोमर्स यानी हमारा क्या हुआ? कार्बोहाइड्रेट का मोनोमर ग्लूकोज हो गया, ग्लूकोज। और कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में तोड़ने के लिए बहुत सारा एंजाइम्स है हम लोग के पास। जैसे हम लोग मुंह से जब शुरुआत करते हैं इस भोजन को पचाने का, कार्बोहाइड्रेट को पचाने का, तो मुंह में हमारा टाइलिन अथवा सलेवरी एमाइलोज होता है। उसी तरह वहां इसके पूर्ण पाचन होने के बाद ये क्या बन जाती है? ग्लूकोज। ये ग्लूकोज क्या हुआ? कार्बोहाइड्रेट का मोनोमर हुआ। ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाई की मदद से होती है, रसांकुर की मदद से होती हैं, और ये कहाँ चली जाती हैं? ब्लड में चली जाती हैं, यानी ये रक्त में चली जाती हैं। रक्त परिवहन तंत्र की मदद से ग्लूकोज का डिस्ट्रीब्यूशन शरीर की सारी कोशिकाओं में होता है। टू एवरी सेल ऑफ द बॉडी, टू एवरी सेल। मैं एक यहां बड़ा सा सेल ड्रॉ कर रहा हूं। ये एक सेल है, ठीक है, हमारे शरीर का सेल यानी एनिमल सेल। ये सेल के नजदीक पहुंच के ग्लूकोज क्या करती है? कोशिका के अंदर प्रवेश करती हैं। कोशिका के अंदर प्रवेश करने के लिए उसको किसका सहायता लेना पड़ेगा? ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन का सहायता लेना पड़ेगा, जिसको हम लोग ट्रांसपोर्टर कहते हैं। वो सिंपल डिफ्यूजन की मदद से इसके अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगी। तो ये ग्लूकोज कोशिका के नजदीक पहुंच के ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन की मदद से क्या करती हैं? कोशिका के अंदर प्रवेश कर जाती हैं। ग्लूकोज प्रवेश कर गया है कोशिका के अंदर, सेल के अंदर प्रवेश कर गया। सबसे पहले साइटोप्लाज्म में जाएगा, ठीक है। अब इस ग्लूकोज का उपयोग क्या होगा? यानी ये कोशिका जो दिख रही है, यह कोशिका इस ग्लूकोज का उपयोग क्या करेगी? यही क्वेश्चन है
कि ग्लूकोज का उपयोग कोशिका के अंदर कैसे होता है, और यही हमारा टॉपिक भी है। इसी टॉपिक में यानी रेस्पिरेशन में हम लोग पढ़ेंगे कि ग्लूकोज का उपयोग विभिन्न कोशिकाएं किस प्रकार करती हैं। चलिए शुरुआत करते हैं अपना टॉपिक को, जिसका नाम है रेस्पिरेशन यानी श्वसन। हमारा टॉपिक रेस्पिरेशन यानी श्वसन। श्वसन से आप क्या समझते हैं? क्या आपको लगता है कि श्वसन और ब्रीदिंग दोनों समान है? श्वसन और ब्रीदिंग क्या समान है? रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में अंतर क्या है कि रेस्पिरेशन एक केमिकल प्रोसेस है, लेकिन ब्रीदिंग एक फिजिकल प्रोसेस है। ब्रीदिंग यानी सांस लेना और सांस छोड़ना। सांस लिए और सांस छोड़े तो यह प्रक्रिया क्या है? ब्रीदिंग कहलाती है। यह एक फिजिकल प्रोसेस है। इसमें कोई एनर्जी रिलीज नहीं होता है, इसमें मसल का उपयोग होता है, ठीक है। लेकिन रेस्पिरेशन क्या है? एक केमिकल प्रोसेस है। इसमें ऊर्जा का उत्पादन होता है, ठीक है, और इस कोशिका के अंदर संपन्न होती है, जहां पे ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है ऊर्जा का उत्पादन करने के लिए, ठीक है। तो अंतर यही है, रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में अंतर यही है कि ब्रीदिंग एक फिजिकल प्रोसेस है जिसमें ऊर्जा का उत्पादन नहीं होता है, मसल का उपयोग होता है। यहाँ पे ये रेस्पिरेशन क्या है? केमिकल प्रोसेस है, इसमें ऊर्जा का उत्पादन होता है, कोशिका के अंदर संपन्न होती है, ठीक है। तो रेस्पिरेशन यानी श्वसन वह प्रक्रिया है, यानी कोशिका के अंदर होने वाली वह प्रक्रिया है जिसमें ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है, यानी ऑक्सीकरण की प्रक्रिया होती है ग्लूकोज का, और इसके उपरांत क्या होता है? ऊर्जा का निर्माण होता है। ऊर्जा यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में। हम लोग को पता है कि एटीपी मॉलिक्यूल क्या होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। तो रेस्पिरेशन वह प्रक्रिया है, जीवों की कोशिका के अंदर संपन्न होने वाली वह प्रक्रिया जिसमें ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होने के बाद ऊर्जा का उत्पादन होता है। वह ऊर्जा जो जीवन को बनाए रखने के लिए या फिर विभिन्न मेटाबॉलिक एक्टिविटी को संपन्न करने के लिए जरूरी होता है, ठीक है। तो रेस्पिरेशन वह प्रक्रिया है जिसमें ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होने के बाद मेटाबॉलिक एनर्जी के लिए आवश्यक ऊर्जा का उत्पादन होता है। रेस्पिरेशन दो प्रकार का होता है। एक कहलाता है एरोबिक रेस्पिरेशन, और दूसरा होगा एन एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन को हम लोग हिंदी में कहते हैं वायवीय श्वसन, और एनएरोबिक को हम लोग कहते हैं अवायवीय श्वसन। अवायवीय श्वसन, ठीक है। तो रेस्पिरेशन दो प्रकार की होती है। एक होती है एरोबिक रेस्पिरेशन और दूसरा होता है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन का हिंदी वायवीय श्वसन और एनएरोबिक का हिंदी होता है अवायवीय श्वसन। यानी रेस्पिरेशन का प्रोसेस को करने के लिए विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं, मनुष्य में हो सकता है अलग हो, दूसरे यीस्ट अथवा दूसरे सेल में अलग हो। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति के आधार पर हम लोग रेस्पिरेशन को दो भाग में विभाजित कर रहे हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में संपन्न होती है, लेकिन एनएरोबिक रेस्पिरेशन यानी अवायवीय श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति अथवा उसकी कमी में संपन्न होती है, ठीक है। इसका डिफरेंस हम लोग देखते हैं। इसका डिफरेंस हम लोग पावर पॉइंट की मदद से देखते हैं। पावर पॉइंट में एक स्लाइड बना हुआ है इसका डिफरेंस के लिए, तो हम लोग वहां पर जाते हैं और देखते हैं कि ये इन दोनों का अंतर यानी डिफरेंस क्या है, एरोबिक रेस्पिरेशन और एनएरोबिक रेस्पिरेशन का अंतर क्या है। उसमें हम उस स्लाइड में हम लोग रेस्पिरेशन का डेफिनेशन भी लिख लेंगे, वहां पे रेस्पिरेशन का डेफिनेशन भी दिया हुआ है। तो चलिए चलते हैं अपने स्लाइड की ओर। तो रेस्पिरेशन का ये स्लाइड हमारे सामने खुला हुआ है।
और इसमें हम लोग देख सकते हैं कि पहले डेफिनेशन यानी परिभाषा दिया हुआ है। परिभाषा कह रहा है इट इज़ द प्रोसेस टू जेनरेट एनर्जी फॉर आवर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ बाय ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लूकोज, यानी इट इज़ ए प्रोसेस यानी यह एक प्रक्रिया है टू जेनरेट एनर्जी यानी ऊर्जा के उत्पादन के लिए फॉर आवर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ का अर्थ होता है कि हमारे शरीर में बहुत सारी प्रक्रियाएं होती हैं जहाँ पे कुछ पदार्थ बनते हैं, नए पदार्थ बनते हैं, और कुछ पुराने पदार्थ क्या होते हैं, विखंडित होते हैं। नए पदार्थ के बनने की प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं एनाबॉलिक प्रोसेस यानी एनाबॉलिज्म, और जो पुराने पदार्थ टूट जाते हैं उस प्रोसेस यानी उस रासायनिक प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं कैटाबॉलिक प्रोसेस अथवा कैटाबॉलिज्म। यानी एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म को जब हम दोनों मिला के दोनों रिएक्शन को जब हम लोग कहते हैं तो दोनों के मेल को हम लोग मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ कहते हैं, यानी एनाबॉलिज्म प्लस कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म में नए पदार्थ का निर्माण होता है और कैटाबॉलिज्म में क्या होता है, पुराने पदार्थ टूटते हैं। यानी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के लिए जो ऊर्जा चाहिए, एनर्जी, वह कहाँ से मिलती है, रेस्पिरेशन प्रोसेस से। और कैसे मिलती है, बाय ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या हुआ कि ग्लूकोज के विखंडन के बाद क्या होता है, ऊर्जा का निर्माण होता है, एनर्जी। ग्लूकोज के विखंडन के बाद ऊर्जा का निर्माण होता है, वह ऊर्जा जो हमें मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के लिए चाहिए। ठीक है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में जैसे हो सकता है कि हम कुछ नए पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं, प्रोटीन का निर्माण कर रहे हैं, अथवा हमारे मसल के कॉन्ट्रैक्शन के लिए हम जब मसल हमारा कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता है तो मसल के कॉन्ट्रैक्शन के लिए भी हम लोग को ऊर्जा की आवश्यकता होती है, यानी एटीपी के रूप में, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में। तो हमारे शरीर में विभिन्न रासायनिक क्रियाओं के लिए क्या होता है, ऊर्जा की खपत होती है, ऊर्जा की ज़रूरत होती है। उन सारे रासायनिक प्रक्रियाओं के लिए ऊर्जा का निर्माण ग्लूकोज के टूटने के बाद बनती है, अथवा ऊर्जा का निर्माण होता है, ऊर्जा रिलीज होती है। तो ग्लूकोज के विखंडन यानी ऑक्सीकरण के फलस्वरूप जो ऊर्जा रिलीज होती हैं और वह मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए आवश्यक होती हैं, यह प्रोसेस यानी ग्लूकोज के विखंडन का प्रोसेस और ऊर्जा रिलीज होने का प्रोसेस क्या कहलाता है, रेस्पिरेशन कहलाता है अथवा श्वसन। यानी कि श्वसन वह प्रक्रिया है जिसमें ग्लूकोज के विखंडन के बाद, ग्लूकोज के ऑक्सीकरण के बाद जैव ऊर्जा यानी जैव ऊर्जा जिसको एटीपी कहते हैं, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जैव ऊर्जा का निर्माण होता है। फिर से मैं कह रहा हूँ कि वह प्रक्रिया जिसमें ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है यानी विखंडन होता है और ऊर्जा मुक्त होती है, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, रेस्पिरेशन अथवा श्वसन कहलाती है। यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो सकता है अथवा ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हो सकता है। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाले रेस्पिरेशन के प्रोसेस को, रेस्पिरेशन की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं, यानी वायुवीय श्वसन। ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाला रेस्पिरेशन के प्रोसेस क्या कहलाता है, एरोबिक रेस्पिरेशन। और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अथवा कमी में होने वाला रेस्पिरेशन का प्रोसेस अथवा श्वसन का प्रोसेस क्या कहलाता है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एनएरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है अथवा कमी में होता है। जैसे हो सकता है कि यीस्ट में हो, अथवा जब हम लोग ज़्यादा मेहनत कर लेते हैं तब हमारा, जैसे क्रॉस कंट्री के टाइम हम लोग हमारा मसल ज़्यादा काम करता है जिसके कारण वहाँ क्या होती है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। उस परिस्थिति में क्या करता है, हमारा मसल सेल भी क्या करने लगता है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन करने लगता है। ठीक है, तब लैक्टिक एसिड का निर्माण होता है। और उसी तरह यीस्ट में भी एनएरोबिक रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है, कुछ बैक्टीरिया में भी होता है। यीस्ट में हमारा लैक्टिक एसिड नहीं, इथानॉल का निर्माण होता है, इथाइल अल्कोहल का निर्माण होता है। जहाँ हम लोग शराब उत्पादन में यीस्ट का उपयोग करते हैं, तो यीस्ट क्या करती हैं, एनएरोबिक रेस्पिरेशन का प्रोसेस करती हैं, यानी अवायवीय श्वसन का प्रोसेस करती हैं, और वहाँ पे इथाइल अल्कोहल यानी इथानॉल और CO2 का निर्माण होता है। लेकिन हमारे मसल में जहाँ एनएरोबिक रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है,
ऑक्सीजन की कमी में वहाँ पे लैक्टिक एसिड का निर्माण होता है। और एरोबिक रेस्पिरेशन ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है सामान्य स्थिति में, जब ये माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, और किसका निर्माण होता है, CO2 और H2O का निर्माण होता है। ये दोनों प्रोसेस हम लोग क्या करेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। जब हम लोग इस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे तब हम लोग देखेंगे कि दोनों प्रोसेस में अंतर क्या है और ये दोनों प्रोसेस कैसे संपन्न होती हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग कि ये एरोबिक और एनएरोबिक रेस्पिरेशन का डिफरेंस समझते हैं। कॉलम बना के हम लोग कॉलम वाइज हम लोग देखेंगे दोनों के बीच एरोबिक वायवीय शोषण और एनएरोबिक यानी अवायवीय शोषण के बीच अंतर क्या है। अगले स्लाइड में देखते हैं। तो यहाँ हमारा स्लाइड है डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन, वायवीय शोषण और अवायवीय शोषण। कॉलम बना हुआ हमारा 1 2 3 4 5 डिफरेंस है। तो सबसे पहले देखते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन का पहला पॉइंट क्या कह रहा है। एरोबिक रेस्पिरेशन का पहला पॉइंट कह रहा है इट अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में संपन्न होती है। इसके उलट अवायवीय शोषण यानी एनएरोबिक रेस्पिरेशन क्या कह रहा है, इट अकर्स इन द अब्सेंस यानी अनुपस्थिति और लैक ऑफ ऑक्सीजन, लैक यानी कमी, यानी ऑक्सीजन की कमी में अथवा ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में यह संपन्न होती है। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट कह रहा है इन एरोबिक रेस्पिरेशन कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टेक्स प्लेस, यानी वायवीय शोषण में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण पूर्ण रूप से हो जाता है, यानी कंप्लीटली क्या कर जाती है, या ऑक्सीडाइज कर जाती हैं। ठीक है। लेकिन इन एनएरोबिक रेस्पिरेशन ग्लूकोज इज इनकम्प्लीटली ऑक्सीडाइज, यानी अवायवीय शोषण में क्या होता है, ग्लूकोज पूर्ण रूप से ऑक्सीकृत नहीं हो पाती है। ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है, इन प्रोडक्ट्स आर CO2 एंड वाटर। तो यहाँ एरोबिक रेस्पिरेशन कंप्लीट होने के बाद जो प्रोडक्ट बनेगा, अंतिम रूप से जो प्रोडक्ट बनेगा वो होगा CO2 और वाटर। लेकिन अवायवीय शोषण में क्या होता है कि यहाँ पे इन प्रोडक्ट्स आर आइदर लैक्टिक एसिड, या तो ये लैक्टिक एसिड हो सकता है अथवा इथाइल अल्कोहल यानी इथानॉल हो सकता है, और क्या बनती है, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। वायवीय शोषण में यानी चौथा पॉइंट हमारा कह रहा है लॉट ऑफ एनर्जी इज लिबरेटेड, यानी ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा का निर्माण होता है, लगभग 38 ATP यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसको हम लोग आगे बढ़ेंगे टॉपिक तो इसको हम लोग देखेंगे इसके बारे में क्या चीज़ है। तो लॉट ऑफ एनर्जी इज लिबरेटेड यानी ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा का निर्माण होता है एरोबिक रेस्पिरेशन में। लेकिन अवायवीय शोषण यानी एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है कि रिलेटिवली स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज लिबरेटेड, कम मात्रा में 2 ATP, 2 ही ATP का निर्माण होता है अवायवीय शोषण में यानी एनारोबिक रेस्पिरेशन में। पांचवा पॉइंट क्या कह रहा है, इट अकर्स इन साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया, यानी एरोबिक रेस्पिरेशन कहाँ संपन्न होती है, साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया, मतलब पहले साइटोप्लाज्म में संपन्न होती है फिर माइटोकॉन्ड्रिया में ये वहाँ होती है कंप्लीट, यानी साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ होती है। लेकिन अवायवीय शोषण क्या कह रहा है, अवायवीय शोषण कह रहा है कि इट ओनली अकर्स इन साइटोप्लाज्म, यानी यह सिर्फ साइटोप्लाज्म में ही संपन्न हो जाती है, पूर्ण हो जाती है। ठीक है। तो यही हमारा डिफरेंस कॉलम वाइज कुल 5 डिफरेंस है वायवीय शोषण और अवायवीय शोषण के बीच। ठीक है, मुझे लगता है आप लोग को समझ में आ गया होगा डिफरेंस।